अम्ल क्या है? अब सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसीटिक अम्ल CH3COOH। तो याद रखिए, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अब जानते हैं अम्लों के कुछ सामान्य गुण। पहला गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी अम्ल का स्वाद चखकर उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए। दूसरा गुण, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आते ही लाल रंग का हो जाता है। तीसरा गुण, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। चौथा गुण, अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और पांचवा गुण, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल करना, H+ आयन देना, धातुओं से हाइड्रोजन गैस बनाना और क्षारकों से लवण तथा जल बनाना, ये अम्लों के प्रमुख सामान्य गुण हैं। क्षारक क्या हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4O। क्षारक के गुण: 1. क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। 2. इनका स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है। 3. ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 4. अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार क्या है? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें, प्रत्येक क्षार एक क्षारक है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। सूचक। अब बात करते हैं सूचकों की। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। आसान भाषा में समझें तो सूचक हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब जानते हैं कुछ प्रमुख सूचकों के बारे में। सबसे पहले है नीला लिटमस पत्र। अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह नीला ही रहता है। इसके बाद आता है लाल लिटमस पत्र। अम्लीय माध्यम में यह लाल ही रहता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह नीला हो जाता है। अब बात करते हैं फिनोल्फ्थेलिन की। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अंत में है मिथाइल ऑरेंज। अम्लीय माध्यम में इसका रंग लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह पीला हो जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, फिनोल्फ्थेलिन अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल, क्षार में पीला। और लिटमस के लिए याद रखें, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्राकृतिक सूचक। अब बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों की। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचकों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां और लाल पत्ता गोभी। अब सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी का सामान्य रंग पीला होता है, लेकिन जब हल्दी किसी क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आती है तो इसका पीला रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है। इसलिए परीक्षा में याद रखें, हल्दी क्षारीय माध्यम में पीले से लाल भूरे रंग में बदल जाती है। गंधीय सूचक। अब बात करते हैं गंधीय सूचकों की। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग महसूस होती है।
ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय सूचकों के प्रमुख उदाहरण हैं प्याज, वैनिला और लौंग का तेल। इन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रकार से अनुभव की जा सकती है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, प्याज, वैनिला और लौंग का तेल गंधीय सूचक के प्रमुख उदाहरण हैं। अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया। अब समझते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से होती है तो क्या होता है। अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसे सामान्य रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया है जिंक प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां जिंक को जेडेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl, जिंक क्लोराइड को ZnCl2 और हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखा जाता है। अब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हाइड्रोजन गैस की पहचान पॉप ध्वनि द्वारा की जाती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तो एक लाइन में याद रखिए, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल एवं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अब समझते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसे सामान्य रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिवस 2 सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रासायनिक सूत्रों में NaCO प्लस 2 HCl गिवस 2 NaCl प्लस HO प्लस CO। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसे चूने के पानी को दूधिया करके पहचाना जा सकता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अम्ल एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। अब समझते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस अभिक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे की जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है CaO प्लस COCaCO प्लस HO। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनने के कारण चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। अब समझते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। अब परीक्षा के लिए इसकी परिभाषा ध्यान से याद करिए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखने की आसान ट्रिक, अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया।
अब समझते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से होती है तो क्या होता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे सामान्य रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड और जल बनते हैं। रासायनिक समीकरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर क्लोराइड प्लस जल। इस अभिक्रिया में काला कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे घुल जाता है और बनने वाले कॉपर क्लोराइड के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल, और इस अभिक्रिया में काला कॉपर ऑक्साइड घुलकर नीले रंग का विलयन बनाता है। क्षारक एवं कुछ धातुओं की अभिक्रिया। अब समझते हैं कि क्षारक कुछ धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं जिंक की अभिक्रिया। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षारक से होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। रासायनिक समीकरण है जिंक प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में बनने वाले NaZnO को सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ध्यान रखें, जिंक तथा एल्यूमिनियम जैसी कुछ धातुएं प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अम्ल और क्षारक जल में क्या करते हैं? अब समझते हैं कि अम्ल और क्षारक जल में घुलने पर क्या करते हैं। सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जल में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहते। वे जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन को HO से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए HCl प्लस HO HO प्लस Cl, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। अब बात करते हैं क्षारक की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, NaOH Na प्लस OH। अब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अम्लीय गुण हाइड्रोनियम आयन अर्थात HO आयन के कारण होते हैं। इसलिए याद रखिए, अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं जबकि क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अम्लीय व्यवहार क्यों करते हैं? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अम्लीय व्यवहार क्यों करते हैं? इसका कारण है कि अम्ल अपने अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। अभिक्रिया है HCl प्लस HO HO प्लस Cl। यही HO यानी हाइड्रोनियम आयन अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए बिना जल के HCl गैस अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती और सूखे लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती। लेकिन जब लिटमस पत्र में नमी होती है तो HCl जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और लिटमस का रंग बदल जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि जल में ही हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? अब समझते हैं कि अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं। अम्ल और क्षारक जब जल में घुलते हैं तो वे आयनों में टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में आयन बनाता है HCl H प्लस Cl। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर NaOH Na प्लस OH, अर्थात जल में धनायन और ऋणायन उपस्थित हो जाते हैं।
ये आयन विलयन में गति करते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। इसी कारण अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन में उपस्थित आयन विद्युत के प्रवाह में सहायता करते हैं, इसलिए इनके विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तनुकरण। अब समझते हैं तनुकरण को। किसी अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसकी सांद्रता कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। सरल शब्दों में, जब किसी सांद्र अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है और उसकी सांद्रता कम हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम ध्यान से समझिए। जब अम्ल का तनुकरण करना हो तो अम्ल को हमेशा धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। इसके विपरीत जल को अम्ल में डालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तनुकरण की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। इससे अचानक छींटे पड़ सकते हैं और चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए परीक्षा के साथ साथ प्रयोगशाला सुरक्षा के लिए भी याद रखिए, अम्ल को हमेशा धीरे धीरे जल में मिलाएं, जल को अम्ल में नहीं। अम्ल एवं क्षारक की शक्ति। अब समझते हैं कि अम्ल और क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। अम्ल या क्षारक की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह जल में कितनी मात्रा में आयन उत्पन्न करता है। जो अम्ल जल में लगभग पूरी तरह आयनित होकर अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात HCl, HNO और HSO। अब बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। जो अम्ल जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है एसीटिक अम्ल अर्थात CHCOH। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, प्रबल अम्ल जल में लगभग पूर्ण आयनीकरण, दुर्बल अम्ल जल में आंशिक आयनीकरण। और याद रखें, अम्ल की शक्ति उसके आयनीकरण की मात्रा से संबंधित होती है। पीएच स्केल। अब समझते हैं पीएच स्केल को। किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच का मान सामान्यतः 0 से 14 तक माना जाता है। अब इसे आसानी से समझते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 0 से 6 के बीच है तो वह अम्लीय होता है। यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है। और यदि पीएच का मान 8 से 14 के बीच है तो विलयन क्षारीय होता है। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पीएच 7 उदासीन। उदाहरण के लिए शुद्ध जल का पीएच लगभग 7 होता है, इसलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। एक आसान ट्रिक, पीएच 7 से कम अम्लीय, पीएच 7 उदासीन, पीएच 7 से अधिक क्षारीय। पीएच का महत्व। अब समझते हैं कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पीएच केवल रसायन विज्ञान की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका हमारे जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। पहला, हमारे शरीर में। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं एक निश्चित पीएच मान पर ही अच्छी तरह से होती हैं। इसलिए शरीर में पीएच का संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, पाचन में। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन जब पेट में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो अम्लता की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने में सहायता करते हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता करता है, जबकि अधिक अम्लता होने पर एंटासिड का उपयोग किया जाता है। दांतों का क्षय। अब समझते हैं कि पीएच का हमारे दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे मुख का पीएच लगभग 5.5 से कम हो जाता है, तब दांतों की बाहरी कठोर परत यानी दंतवल्क को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है। इससे धीरे धीरे दांतों के क्षय का खतरा बढ़ सकता है।
अब जानते हैं इससे बचाव के बारे में। क्षारीय प्रकृति वाले टूथपेस्ट मुख में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने में सहायता करते हैं। इसलिए नियमित रूप से दांतों की सफाई करना और उचित मौखिक स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंच सकता है और क्षारीय टूथपेस्ट मुख में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने में सहायता करता है। मिट्टी का पीएच। अब समझते हैं कि मिट्टी के लिए पीएच का क्या महत्व है। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो जाए तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए उचित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वहीं यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय हो जाए तो उसकी स्थिति में सुधार के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अच्छी फसल और पौधों की उचित वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का संतुलित होना आवश्यक है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, उपयुक्त पीएच वाली मिट्टी पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अम्लीय वर्षा। अब समझते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। जब वर्षा के जल का पीएच लगभग 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब जानते हैं इसके मुख्य कारण। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जिम्मेदार होती हैं। इन गैसों के प्रमुख सूत्र हैं एसओ और एनओ। जब ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो विभिन्न अम्लों का निर्माण हो सकता है। इन्हीं अम्लों के कारण वर्षा के जल की अम्लीयता बढ़ जाती है और उसका पीएच कम हो जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं और इसके प्रमुख कारण हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लवण। अब समझते हैं कि लवण क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः बनने वाले आयनिक यौगिकों को लवण कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः लवण और जल का निर्माण होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। रासायनिक समीकरण है HCl प्लस NaOH NaCl प्लस HO। यहाँ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक लवण है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एक प्रमुख लवण का उदाहरण है। लवण के प्रकार। अब समझते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवणों को उनके जलीय विलयन की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों में समझा जा सकता है। पहला, उदासीन लवण। जिन लवणों का जलीय विलयन उदासीन प्रकृति का होता है उन्हें उदासीन लवण कहते हैं। इसका उदाहरण है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। दूसरा, अम्लीय लवण। जिन लवणों का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। इसका उदाहरण है NaHSO4 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तीसरा, क्षारीय लवण। जिन लवणों का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है उन्हें क्षारीय लवण कहते हैं। इसका उदाहरण है Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, NaCl उदासीन लवण, NaHSO4 अम्लीय लवण, Na2CO3 क्षारीय लवण। सार्वत्रिक सूचक। अब समझते हैं सार्वत्रिक सूचक के बारे में। विभिन्न सूचकों का मिश्रण सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। यह अलग अलग पीएच मानों पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। इसी विशेषता के कारण सार्वत्रिक सूचक की सहायता से किसी विलयन की लगभग पीएच ज्ञात की जा सकती है। अर्थात विलयन का रंग देखकर और उसे सार्वत्रिक सूचक के रंग चार्ट से मिलाकर हम उसके पीएच का अनुमान लगा सकते हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, विभिन्न सूचकों का मिश्रण सार्वत्रिक सूचक और
सार्वत्रिक सूचक अलग अलग पीएच मानों पर अलग अलग रंग देता है और विलयन की लगभग पीएच ज्ञात करने में सहायता करता है। सामान्य नमक। अब जानते हैं सामान्य नमक के बारे में। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। सामान्य नमक हमें मुख्य रूप से समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल को वाष्पित करने पर नमक प्राप्त किया जाता है। सामान्य नमक केवल भोजन में उपयोग होने वाला पदार्थ ही नहीं है, बल्कि यह रासायनिक उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। NaCl अनेक महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम क्लोराइड अनेक महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण का एक प्रमुख कच्चा पदार्थ है। क्लोरक्षार प्रक्रिया। अब समझते हैं क्लोरक्षार प्रक्रिया के बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। जब ब्राइन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो तीन महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती हैं। ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को क्लोरक्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, ब्राइन का विद्युत अपघटन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, और इसका नाम है क्लोरक्षार प्रक्रिया। बेकिंग सोडा। अब समझते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य नमक से संबंधित एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड से प्राप्त पदार्थों की सहायता से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा के उपयोग। अब जानते हैं बेकिंग सोडा के प्रमुख उपयोगों के बारे में। बेकिंग सोडा हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा, केक और ब्रेड को फुलाने में। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस अभिक्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण केक या ब्रेड फूलता है और मुलायम बनता है। तीसरा, एंटासिड के रूप में। बेकिंग सोडा का उपयोग पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। चौथा, अग्निशामक में। बेकिंग सोडा से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कुछ प्रकार के अग्निशामकों में आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, बेकिंग सोडा के प्रमुख उपयोग हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, केक और ब्रेड को फुलाने में, एंटासिड के रूप में और अग्निशामक में। और सबसे महत्वपूर्ण, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो केक और ब्रेड को फुलाने में सहायता करती है। बेकिंग पाउडर। अब समझते हैं बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं: बेकिंग सोडा और एक हल्का खाद्य अम्ल। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में छोटे छोटे बुलबुले बनाती है, जिसके कारण आटा फूल जाता है और बेक करने पर केक या ब्रेड नरम और फूला हुआ बनता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे को फुलाती है। वॉशिंग सोडा। अब समझते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO310H2O। अब जानते हैं इसके प्रमुख उपयोग। पहला, कपड़े धोने में।
वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है। दूसरा, उद्योगों में। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। तीसरा, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। वॉशिंग सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। चौथा, अन्य सोडियम यौगिकों के निर्माण में। वॉशिंग सोडा का उपयोग विभिन्न सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O और इसके प्रमुख उपयोग हैं कपड़े धोना, कांच साबुन कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाना और अन्य सोडियम यौगिकों का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को नियंत्रित ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसकी अभिक्रिया है CaSO4 CaSO4 प्लस 3/2 अब जानते हैं इसके प्रमुख उपयोग। पहला, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा, मूर्तियां बनाने में। तीसरा, सजावटी वस्तुएं बनाने में। चौथा, खिलौने और मॉडल बनाने में। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। इसकी अभिक्रिया है CaSO4 प्लस 3/2 CaSO4 अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर पुनः जिप्सम। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इस अध्याय के कुछ अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न 1 अम्ल की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2 क्षारक क्या है? प्रश्न 3 उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न 4 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न 5 वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न 7 उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? प्रश्न 8 सामान्य नमक का रासायनिक नाम लिखिए। प्रश्न 9 अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? प्रश्न 10 दांतों का क्षय किस पीएच मान पर प्रारंभ हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छोटे, सटीक और परीक्षा की भाषा में लिखने का अभ्यास करें। खासकर पीएच, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण अभिक्रिया से जुड़े प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार करें। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लेकिन आवश्यक उदाहरण और रासायनिक समीकरण के साथ तैयार करने चाहिए। प्रश्न 1 अम्ल और धातु की अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 2 अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया समझाइए। प्रश्न 3 पीएच स्केल क्या है? इसके महत्व को समझाइए। प्रश्न 4 प्राकृतिक सूचक क्या है? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 5 बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न 6 वॉशिंग सोडा के प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रश्न 7 क्लोरक्षार प्रक्रिया को समझाइए तथा इसमें बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। प्रश्न 8 प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। परीक्षा में उत्तर लिखते समय जहां आवश्यक हो, परिभाषा, उदाहरण और रासायनिक समीकरण अवश्य लिखें। इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी आपको इस अध्याय के लघु उत्तरीय भाग में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी।
यूपी बोर्ड के लिए सबसे जरूरी याद रखने वाली चीजें। अब इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बातें एक बार दोहरा लेते हैं। इन 7 चीजों को बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज अम्ल, क्षारक और सूचक की परिभाषा। दूसरी चीज अम्ल की धातु, धातु कार्बोनेट और क्षारक के साथ होने वाली अभिक्रियाएं। तीसरी चीज उदासीनीकरण अभिक्रिया। चौथी चीज पीएच स्केल और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पांचवी चीज क्लोरक्षार प्रक्रिया। छठी चीज बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। सातवीं चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर आप इस अध्याय की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इन 7 टॉपिक को परिभाषा, रासायनिक समीकरण और उपयोग सहित जरूर तैयार करें। याद रखिए, ये 7 टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।